जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने वेक्टर अलजेब्रा में आप लोगों को बताया था डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होता है, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोई दो वेक्टर दिया रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ आपकी जानकारी में आ गई होगी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल बुक में जो दूसरा एक्सरसाइज है, जो कि जिसमें जितने भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम डॉट प्रोडक्ट पर ही आधारित हैं, उन्हीं सब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर कोई दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और यह आपका बी वेक्टर, और वेक्टर ए डॉट बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यह कॉस थीटा और यह थीटा इसके बीच का एंगल है। अगर कोई ए वेक्टर जो है आपका रहे a1 i यूनिट वेक्टर, a2 j यूनिट वेक्टर प्लस a3 k यूनिट वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट्स इसका दिया रहे वेक्टर का। उसके बाद बी वेक्टर जो है आपका b1 i यूनिट वेक्टर, b2 j यूनिट वेक्टर, अब b3 के यूनिट वेक्टर इस तरह से दिया रहे। तो अब यहाँ पर a डॉट बी निकालने का सरल तरीका आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया हुआ है, जो कि आपका हो जाता है a1 b1 और फिर a2 इंटू b2, a2 इंटू b2 और a3 इंटू b3, a3 इंटू b3। और यह चीज़ जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के यहाँ से हट जाता है। और क्यों हट जाता है, कैसे हट जाता है, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो अब जो हमारा एक्सरसाइज है इस वेक्टर अलजेब्रा में, दूसरा एक्सरसाइज आप लोग ध्यान से देखिए। हालांकि मेरे बुक में एक्सरसाइज का नाम 1B है, हो सकता है कि वेक्टर अलजेब्रा का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसका नाम कुछ और हो आपके बुक में, तो परेशान नहीं होना है। तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, उसका फोटोग्राफ बोर्ड पर भी देख सकते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम हम लोग बनाने के लिए आज जा रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये दिया गया है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें 4 प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो 4 में से हमें उम्मीद है कि अगर एक आपको बता दूं तो निश्चित रूप से आप चारों बना लेंगे। इसमें तीसरा नंबर आप देखिए, पहला का तीसरा नंबर ए वेक्टर इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर आपका दिया गया है। और b जो है वेक्टर दिया गया है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर दिया गया है। तो इसमें j यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, b वेक्टर जो है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 0j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर, इसको समझ सकते हैं और इसको यही समझते रहिए। अब a डॉट बी निकालना है तो दोनों का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू यह 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ इसका कोफिशिएंट -1 है, j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट -1, और यहाँ जो है 0 है। अब फिर ये 5 है और यहाँ आपका -2 है, तो 3 हो गया, यह 0 हो गया, और -10 इक्वल टू -7। तो यही आपका -7 हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है। इसी तरह से आप अगला प्रॉब्लम को भी बना लेंगे। फाइंड, अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर ए और बी जो है परपेंडिकुलर है तो इसमें लेमडा का वैल्यू आपको निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया गया है ए वेक्टर, दूसरा का हम लोग चौथा नंबर बना रहे हैं, ए वेक्टर इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। उसके बाद बी वेक्टर जो दिया गया है -5j यूनिट वेक्टर प्लस लेमडा k यूनिट वेक्टर, इस तरह से दिया गया है। यहाँ कहा कि ये दोनों वेक्टर जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। तो यह 90 डिग्री एंगल बनाता है और इसमें से कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अगर ए डॉट बी हम लोग कर दें तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यह कॉस थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ रखते हैं
तो इसका वैल्यू जो है आप जान रहे हैं cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जिसके चलते RHS का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही होना चाहिए। यहाँ परपेंडिकुलर वर्ड के बदले में आपको ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर लिखा रहे या ऑर्थोगोनल लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर a डॉट b निकालना है, तो ये कोफिशिएंट गुना i तो है नहीं, i का कोफिशिएंट इसमें 0 माना जाएगा। तो 3 इंटू 0 प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू -5, यह 2 इंटू -5 प्लस ये आपका -5 इंटू लेमडा, और यह -5 इंटू लेमडा इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ये आपका -10 -5 लेमडा इक्वल टू 0 -5 लेमडा इक्वल टू 10, लेमडा इक्वल टू 10 बाय -5 इक्वल टू -2। तो लेमडा का वैल्यू हमारा प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी आप लोग समाप्त करेंगे। हाँ, 2 का जो है और सब भी प्रॉब्लम, जैसे कि 3 प्रॉब्लम इसमें हमने आपके लिए छोड़ा है, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी, ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है। तो यह ए वेक्टर दिया गया है आपका i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट 2j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर जो दिया गया है 3i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। अब कह रहा है कि सो दैट a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है कि a प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये अब यहाँ पर सबसे पहले तो समस्या हो गई कि a प्लस बी आपको निकालना है। तो a प्लस बी निकाल लेना है हमको। a प्लस बी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4i यूनिट वेक्टर 2 माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो ये आपका माइनस k यूनिट वेक्टर, और a माइनस बी वेक्टर निकालते हैं तो इसको माइनस करके देखिए 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2i यूनिट वेक्टर है ना। अब फिर 2 में माइनस माइनस 1 करेंगे तो प्लस 3j यूनिट वेक्टर, अब माइनस 3 में माइनस 2 करेंगे तो माइनस 5k यूनिट वेक्टर। इस तरह से ये सारे वैल्यू हम लोगों को मिल जाते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। क्यों भैया, अगर डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ जाता है, a माइनस बी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिएगा। तो 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 कर देंगे। इसका j का जो कोफिशिएंट है, कंपोनेंट है y एक्सिस में, उसका भी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब फिर माइनस यहाँ प्लस ही रखिए, यहाँ 1 इंटू माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाए, होना चाहिए 0। देखते हैं 0 होता है कि नहीं, है ना। तो यह चीज़ जो है आपका, अब सॉल्व करके देखते हैं। 4 2 जा 8 माइनस 8 हो गया, अब प्लस 3 हो गया, अब माइनस 5 हो गया। अब देखिए माइनस 3, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर -1 है आपका यहाँ पर, तो ये +5 हो जाएगा, है ना, चूंकि -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी जो है वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ही सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है, इसको निश्चित रूप से बना लीजिएगा। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देख सकते हैं जैसा कि बोर्ड पर भी आप लोग, कि सो दैट द वेक्टर 1/7। चलिए बोर्ड को हम लोग साफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है आपका, कि इसमें आपका 3 वेक्टर दिया गया है। क्वेश्चन को देखेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, और इसमें कह रहा है कि ये सारे वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। भैया म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब ही हो गया कि ये वेक्टर एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो हम इसको सुविधा के लिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मान लेते हैं। और ये सब आपस में एक दूसरे पर जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरह का कंडीशन बना है जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में यह तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक उसी तरह का सिचुएशन इसमें है दिया गया। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, 90 डिग्री है इसके बीच का एंगल, तो यह स्वाभाविक है आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसको जांच करने के लिए कि ए डॉट बी इक्वल टू कितना है। तो सबसे पहली बात है कि 1/7 सबके साथ है। इसका i का जो भी कोफिशिएंट है 3, और यहाँ i का जो भी कोफिशिएंट है यानी कि x कंपोनेंट जो भी है पहले उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो 1/7 × 7 हमेशा के लिए कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। 2 × 3 करते हैं तो 2 3 जो है 6 होता है, और 3 6 जो 18 होता है, -18 हो जाएगा, और 6 2 जो 12 हो जाएगा, तो +12 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं 0 हुआ तो कुछ गलती किए होंगे। हो ही जाता है 0, देखिए 12 + 6 18 -18, यानी कि 1/7 × 7 करके इंटू कर दीजिए 0 से, तो यह 0 आपका निकल गया। इसका मतलब हो गया कि ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। अब b डॉट सी निकाल लीजिए आप, तो 1/7 × 7 तो इसका एज ए कॉमन आ ही जाएगा, और 3 × 6 6 18 होता है, क्योंकि हम हिंदी में जानते हैं भैया, आप लोग 1 जब पढ़े होंगे, तो ये 6 2 जब 12 हो गया, और यह आपका -6 हो गया। यहाँ भी देखिए यह भी 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि b जो है परपेंडिकुलर c हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हम ए सी ले लेते हैं, ए डॉट सी ले लेते हैं, तो 1/7 × 7 तो होगा ही, और यहाँ पर देखिए ए सी है 6 × 2, ध्यान देंगे 6 × 2, और फिर 2 × 3 प्लस 2 × 3 जो है 6 होता है, 2 × 3 6 लिख दिए। अब देखिए -3 × 6 18, तो -18 हो जाएगा। ध्यान देना है कि -3 है और ये आपका 6 है, तो 6 × -3 आपका -18 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है आपका 12 हो गया। यहाँ भी मिला के देख लीजिए, ये सारा वैल्यू जो है आपको 0 कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि एभव गिवन ऑल वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड। अब इसका यूनिट वेक्टर आप लोग निकाल के देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए। तो एक का मैग्नीट्यूड मैं निकालता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 2/7 है, तो 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 3/7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका 6/7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 7 तो आपका कॉमन आ जाएगा, 1/7 बाहर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये सारा जो है आपको 49 मिल जाएगा। अब 49 का स्क्वायर रूट 7/7 यानी कि यह आपका 1 मिलता है। तो यानी कि यह आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से b का भी आप मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे तो यह भी आपका 1 आएगा, c का भी मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे तो यह भी आपका 1 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर है और ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया गया है कि ए बी सी 3 वेक्टर दिया गया है। फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी एंड सच दैट डी डॉट सी इक्वल टू 21। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है आपका दिया गया है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। b जो दिया गया है आपका i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। c जो है आपका 3i यूनिट वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर दिया गया है। और कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। अब देखिए एक वेक्टर हमको निकालना है, ये a हो गया और यह b हो गया। a और b के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमको निकालना है।
तो मान लेते हैं कि इस पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये आपका डी है, इसके दोनों के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कहता है क्या कि सच दैट d इंटू सी इक्वल टू 21। अब c जो है और d, ये मान लीजिए अगर c है, c और d के बीच का एंगल थीटा है, और इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, कहने का मतलब c डॉट d जो है आपका यह 21 दिया गया है। अब यहाँ स्पष्ट है कि d जो है a पर भी परपेंडिकुलर है, d जो है b पर भी परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट d इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। जब d a पर परपेंडिकुलर है तो a डॉट d जो होगा यह भी 0 के बराबर होगा। a हमारा देखिए दिया गया है 4 5 -1 इसका कंपोनेंट, तो 4i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा d से, यानी कि xi यूनिट वेक्टर 4j यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 4x मिल जाएगा। 5 इंटू माफ करेंगे 5 इंटू वाई करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा प्लस 5y मिल जाएगा। -1 इंटू जेड करेंगे तो माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर b वेक्टर डॉट d वेक्टर बराबर भी 0 होगा, क्योंकि यह जो d है आपका b पर भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाता है 1x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। और एक चीज है हमारे पास c डॉट d इक्वल टू 21, तो c डॉट d इक्वल टू 21 है। c वेक्टर देखिए यही न है, और d वेक्टर देखिए आपका यही न है। सेम इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू वाई तो प्लस y, अब फिर उसके बाद z माइनस z इक्वल टू 0। माफ करेंगे ये इक्वल टू 21, चूंकि ये आपका 21 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन मिलता है, एक ये दूसरा और यह आपका तीसरा, 3 इक्वेशन आपको मिलता है। अब तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए कि यह जो पहला इक्वेशन है आपका 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन है ये आपका, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x 4 4 जा 16 माइनस 16y प्लस 4 5 जा 20z इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये आपका कट जाएगा। अब इस दोनों का सम जो है आपका 21y हो जाता है, इस दोनों का सम जो होता है 21z होता है। तो इस तरह से 21 कॉमन अगर ले लेते हैं y माइनस जेड इक्वल टू 0, इससे y इक्वल टू जेड आपका निकल जाता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई समीकरण, ये दूसरा समीकरण लेते हैं और यह तीसरा। तो दूसरे और तीसरे में क्या करना है, दूसरे में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया ये सब तो आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका माइनस 12y, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 15z इक्वल टू आपको 0 मिल जाता है। और फिर 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 21, 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ चूंकि माइनस है आपका, ये तो आपका कट के बर्बाद हो गया, और यहाँ पर बच जाता है माइनस 13y प्लस 16z इक्वल टू माइनस 21। हम लोग को अभी अभी तुरंत पता चला है कि y इक्वल टू जेड है, पता चला है ना। कहाँ पता चला है, यहाँ पता चला है। देखिए दिमाग लगाते रहिए, दिमाग को सुस्त मत होने दीजिए। मेरे साथ साथ अगर आप भी सोचते हैं, आप भी समझने का प्रयास करते हैं तो आप जल्दी समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि y के जगह पे z के जगह पे y भी रख सकते हैं, y के जगह z भी रख सकते हैं। तो माइनस 13y प्लस 16z इक्वल टू माइनस 21।
अब माफ करेंगे इसको, चलिए हम लोग y ही कर देते हैं, तो 3y इक्वल टू -21। तो इस तरह से y का वैल्यू जो है -21/3 इक्वल टू -7 मिल जाता है। तो निश्चित रूप से z का भी वैल्यू -7 ही हो जाएगा। दोनों जो है आपका क्या है, दोनों भैया बराबर हैं। इसके बाद हम कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। चलिए पहला इक्वेशन ही ले लेते हैं आपका, चलिए दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि दूसरा हमें x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है। तो x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0 है। x माइनस 7×4 28 तो प्लस 28 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसका वैल्यू है। और 7×5 = 35 तो यहाँ -35 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस यानी कि +7। तो यहाँ 7 आपका वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। तो इस तरह से रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ d जो है, d जो वेक्टर है ये 7i यूनिट वेक्टर xi लिखेंगे। अब फिर उसके बाद हम लिखते हैं yj यूनिट वेक्टर, y का वैल्यू हमको -7 मिला है, ठीक ना। अब फिर उसके बाद zk यूनिट वेक्टर हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -7k यूनिट वेक्टर लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 के तरह है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर दिया गया है और डॉट प्रोडक्ट, सुन लीजिए क्वेश्चन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स with a vectors this and this are 0, 5, 8 respectively, find the vectors। कोई भी वेक्टर्स जो है 6 में आपका xi वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर दिया गया है, एक d वेक्टर आपका ले लिया गया है। इसका डॉट प्रोडक्ट जो है अगर i + j - 3k से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, i + j, i वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 3 -3k यूनिट वेक्टर से करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ 0, माफ करेंगे, यहाँ पर आपको लेना है 0, चूँकि डॉट प्रोडक्ट 1 का 0 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर आपका 8 दिया गया है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है जैसे 2x + y - 3z इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे आपका सिर्फ i यूनिट वेक्टर दिया गया है और दूसरा वेक्टर जो आपका दिया गया है i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर -2k यूनिट वेक्टर, इस तरह से दिया गया है। और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है हम लोग निकालें तो x हो जाएगा और फिर आपका 3y हो जाएगा, -2z इक्वल टू यह 5 के बराबर हो जाएगा। और तीसरा वेक्टर जो दिया गया है 2, तो ये मिलेगा 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 8। ये 3 इक्वेशन आपको मिलता है। इस तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए बड़ी ध्यान से। उसी तरह से x y, पहले x को एलिमिनेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो निश्चित रूप से होगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एंगल बिटवीन वेक्टर को निकालना है। तो वेक्टर के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट को यूज करके कैसे निकाला जाता है, तो पिछले वीडियो में आप लोगों को पता ही होगा, बताया ही गया था। क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड और यह आपका b का मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा लेना है तो कॉस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b लिख सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को पिछले वीडियो में दी जा चुकी है।
अब इसके बाद हम लोग इसमें 3 प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसमें से एक प्रॉब्लम को हम लोग उठाते हैं। ये आपका a इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर, और b वेक्टर जो दिया गया है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर आपका दिया गया है। इसके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि ये फार्मूला दिमाग में ठूस लीजिए और सबसे पहला काम कीजिए कि a डॉट बी निकाल लीजिए। 3 इंटू 2 है ना, कोफिशिएंट को x कंपोनेंट को एक साथ रखते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर जो है y कंपोनेंट को, दोनों के y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर ले लेते हैं और फिर 2 इंटू 4 ले लेते हैं। तो इस तरह से हमको 6 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 14 में -2 करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। अब ये 12 आ गया। अब फिर उसके बाद a का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, क्योंकि ये कह रहा है कि a का मैग्नीट्यूड भी हमको चाहिए। तो ठीक है भैया, हम तुमको दे देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 अब 4, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब फिर उसके बाद ये कहेगा कि b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो यह 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, अब 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 4 4 8, 8 का 16 8 24, रूट 24 आ गया। तो रूट 24 आ जाता है। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अब बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं। a का मैग्नीट्यूड a डॉट बी हमारा जो है निकला हुआ है 12, तो 12 रख दिए। a का मैग्नीट्यूड हमको रूट 14 मिला हुआ है और b का मैग्नीट्यूड रूट 24 मिला हुआ है। ये आपका cos थीटा है। तो cos थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको जो है 12 रहने दीजिए, 7 इंटू 2 लिखिए, 7 2 जो 14, अब फिर 24 है, तो यहाँ पर 4 इंटू 3, 4 तिया 12 अदुना 24। चलिए, इस 2 का स्क्वायर रूट तो हमको मिल जाएगा, एक 2 बाहर मिल जाएगा, 4 के बदले में भी हमारा 4 के बदले में भी हमको एक 2 बाहर मिल जाएगा। 7 3 जा 21 रूट 21, तो 4 तिया 12, तो यह आपका 3 बाय रूट 21। ऐसा काम कीजिए, रूट 21 से ऊपर और रूट 21 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 रूट 21 बाय 21, ये आपका 7 बार में कट गया, तो रूट 21 बाय 7 है ना, ये आपका रूट 21 बाय 7। यहाँ पर रूट 21 है आपका, रूट 21 है, इसको आप रूट 49 लिख सकते हैं, रूट 49 लिख सकते हैं, यानी कि 21 बाय 49 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 या 21 7 49, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 7 हो जाएगा। ये cos थीटा इक्वल टू रूट 3 बाय 7, यही है हमारा आंसर। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स रूट 3 बाय 7 लिख सकते हैं। देखिए, हम भले 4-5 स्टेप में कर दिए हैं, हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन ये 2 स्टेप में ही हो जाए, 1 स्टेप में ही हो जाए, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये सब तो बहुत सामान्य बातें हैं, क्लियर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 को बना लेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन छोटे हुए हैं उसको निश्चित रूप से बना लेंगे। क्वेश्चन 8 नंबर जो है ठीक 3 नंबर जिस तरह से हम बनाए हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारा। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, कोशिश ज़रूर कीजिए। आंसर नहीं मिले तो इसके लिए परेशान नहीं होइए। कहने का मतलब कि आप सही प्रोसेस पे चलते हुए किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच द वेक्टर दिस मैक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बनाते हैं, इसको ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन इसको जो है थोड़ा सा समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a वेक्टर है इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। अब यह कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बनाते हैं इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। ये आपका a यूनिट वेक्टर हो गया,
यह आपका एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। और कॉस अल्फा जो कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, डायरेक्शन कोसाइन होता है, जिसको हम लोग एक्स कंपोनेंट लेते हैं बाय इसका, इस वेक्टर का, जो भी वेक्टर है आपका, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं। फिर ए वेक्टर का कॉस बीटा निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ले लेते हैं और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। कॉस गामा अगर निकालना है तो जेड ले लेते हैं और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ 3 है और माफ़ करेंगे x कंपोनेंट 3 है, यहाँ पर y कंपोनेंट आपका -6 है और यहाँ पर z कंपोनेंट आपका 2 है। तो इस तरह से हमारा वेक्टर, अब a मॉड तो निकाल ही सकते हैं भैया, इसमें कौन सी भरी बात है। 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आपका √49 निकल जाएगा, जिसको हम लोग 7 लिख सकते हैं, यानी कि 3/7 लिख दीजिए, इसको -6/7 लिख दीजिए और इसको 2/7 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने निकाला है डायरेक्शन कोसाइन निकाला है। और डायरेक्शन कोसाइन जिस में क्या विशेषता होती है कि इसके जो एंगल होते हैं वह कॉस के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? कॉस के साथ। अब हमको सिर्फ पूछा जाए कि एंगल क्या है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि अल्फा एंगल जो है कॉस इनवर्स 3/7 है। यहाँ जो बीटा एंगल बन रहा है, यह बीटा एंगल क्या है? कॉस इनवर्स -6/7 है भैया। और यहाँ गामा एंगल जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है, ये आपका कॉस इनवर्स कितना है? 2/7 है। इसी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें कहता है कि सो दैट द वेक्टर्स इज इक्वली इंक्लाइंडेड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या करना है, यहाँ वेक्टर आई जे के दिया गया है, एक्स कंपोनेंट भी 1 है, वाई कंपोनेंट भी 1 है और जेड कंपोनेंट भी 1 है। 1 बाय, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए तो 1/√3 आ जाएगा। कॉस अल्फा अब कॉस बीटा, जैसे आप देख ही सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपका वेक्टर जो दिया गया है आई प्लस जे प्लस के दिया गया है। ये आई ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। कॉस अल्फा निकालना है आपको, तो इसका कंपोनेंट 1 और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए आप, है ना। ये आपका मिल जाता है √3 मिल जाता है, तो 1/√3 हो जाएगा। कॉस बीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। कॉस गामा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 और गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। यानी कि अल्फा बीटा गामा जो है तीनों एंगल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाता है, जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बनता है, वो सारे एंगल क्या है? इक्वल है। इसीलिए इक्वली इंक्लाइंडेड कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक का डिस्कशन किया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो 1-2 प्रॉब्लम छूटे हुए हैं उसको आप निश्चित रूप से बना लेंगे, एकदम ईमानदारी के साथ बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।